स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करें। वैसे तो प्राचीन काल से भारत के कुछ नगरों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था, जैसे वज्जी संघ, ईसा पूर्व भी वैशाली गणराज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता था, तथा अंधक वर्षणी संघ, वज्जी संघ, ऐसे कई राज्य भारत में थे जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। आज भी स्विट्जरलैंड लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अध्ययन के लिए एक आदर्श के रूप में है। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम गलेरस है और 4 अर्ध कैंटन है, जिसमें ओबवाल्डेन, नीडवाल्डेन, आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, ये 4 अर्ध कैंटन हैं। इनमें भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता। बाकी के शेष जो कैंटन है वहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र के कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से स्विट्जरलैंड की जनता प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को कार्य रूप में लागू करती है। तो आज की स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र के संचालन के लिए या प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के संचालन के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में अपन अध्ययन करें। लोकतंत्र का अर्थ लिया जाता है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन कार्य करती है, कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों को लागू करती है। ऐसी शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। उन्होंने इस परिभाषा को प्रसिद्ध भी किया था, लोकप्रिय बना। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है, शासन कार्य का संचालन करती है, कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों को लागू करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्य में भाग न लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन का कार्य करती है। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। लेकिन स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। तो वहां प्रत्यक्ष रूप से तो 4 अर्ध कैंटन और 1 पूर्ण कैंटन में वहां पर पाया जाता है। तो शासन का संचालन कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला तरीका है लैंडसजीमेंट या प्रारंभिक सभा। तो वहां स्विट्जरलैंड के जो राज्य हैं वो छोटे छोटे। आज भी स्विट्जरलैंड की ऐसी कंडीशन है कि उसकी आबादी 50 लाख है। उस राज्य की स्थिति यूनान के जो नगर राज्य थे उनके समान, अर्थात छोटे छोटे नगर राज्यों के रूप में ही आज स्विट्जरलैंड, क्योंकि उसकी आबादी बहुत कम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़ी आबादी वाले राष्ट्र में लागू नहीं किया जा सकता, जबकि छोटी आबादी वाले राष्ट्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड एक उपयुक्त स्थान है, जिसकी आबादी 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। तो छोटी आबादी है, इसलिए वहां पर प्रारंभिक साधन है लैंडसजीमेंट या प्रारंभिक सभा। ये छोटे छोटे राज्यों में लागू होती है, जिसमें प्रारंभिक सभा उस राज्य की संपूर्ण जनता एक सभा में शामिल हो, जिसके लिए प्रारंभिक सभा में 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के युवक इस प्रारंभिक सभा में की वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमारे ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा होती है तो गांव का प्रत्येक मताधिकार प्राप्त
इस ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा जब होती है तो गांव का प्रत्येक जो 18 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति है भारत में, वो उसमें भाग ले सकते हैं। जबकि स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वाद विवाद में भाग लेता है। इस वाद विवाद के द्वारा जो प्रारंभिक सभा होती है वो राज्य में कौन सा कानून लागू करना है, कौन कौन सी आवश्यकताएं, कैसा कानून बनाया जाएगा, कौन सी मांग है, उन सब पर वाद विवाद होता है। जब ये सभा चलती है तो लैंडसमीट का जो अध्यक्ष होता है उसको लैंडसमैन कहता है। क्या कहा जाता है? लैंडसमैन। इसकी अध्यक्षता में प्रारंभिक सभाएं चलती हैं। प्रारंभिक सभाएं चलती हैं जो उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करती है। कानून प्रारूप इस प्रारंभिक सभाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रारंभिक सभाएं उन पर निर्णय करती है और कानूनों का निर्माण करती है। वे कानून राज्य में लागू होते हैं। इस प्रकार पहला जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है लैंडसमीट या प्रारंभिक सभा। इसका उदाहरण हम भारत की ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभा होती है उसके रूप में मान सकते हैं। इसके बाद में जो मुख्य रूप से दो साधन होते हैं, तो लोक निर्णय और दूसरा होता है आरंभ। अब लोक निर्णय का अर्थ है, यहाँ पर लोक शब्द का अर्थ है जनता, निर्णय अर्थात जनता का निर्णय। किसी भी विषय कानून बनाना है, लागू करना है, तो उस पर क्या लिया जाता है? जनता का निर्णय, कि जनता क्या चाहती है, तो इसको लोक निर्णय कहते हैं। इसे हम जनमत संग्रह भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड में 50,000 लोग और 8 कैंपेन जनमत संग्रह की मांग कर ले। किसकी मांग कर ले? जनमत संग्रह। तो उस विषय पर जनमत संग्रह करवाया जाता, अर्थात जनता की राय ली जाती। जनता क्या चाहती, क्या नहीं चाहती, इसी निर्णय को हम जनमत संग्रह करते हैं। किसी भी विषय पर कि जनता क्या चाहती है, ये जानकर ही कानून का निर्माण किया जाता है, या जनता इस कानून से संतुष्ट है या नहीं, तो उसको लागू किया जाता है। अब देखिए, लोक निर्णय दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। जनमत संग्रह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का अर्थ है, अनिवार्य लोक निर्णय का अर्थ है कि प्रत्येक कानून पर जनता की राय लेनी जरूरी, अर्थात जो कानून बनाया जाएगा इस पर जनमत संग्रह करवाना जरूरी है। इसको अनिवार्य लोक निर्णय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिवार्य लोक निर्णय। और दूसरा है ऐच्छिक लोक निर्णय। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर ऐच्छिक प्रकार से या कभी कभी लोक निर्णय करवाया भी जाता है और कई बार नहीं भी करवाया। लेकिन अनिवार्य लोक निर्णय ऐसे विषय होते हैं जिन पर जनमत संग्रह करवा कर ही निर्णय लिया जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर बाकी व्यवस्था का निर्णय नहीं लेती कि भाई लोक निर्णय करवा भी सकती है और नहीं भी करवाए। जैसे आपके तो कुछ विषय अनिवार्य और ऐच्छिक विषय होते हैं बी फर्स्ट ईयर में, तो उनमें क्या कि अनिवार्य होते हैं, पास करने अनिवार्य जरूरी होते हैं, और ऐच्छिक जो होते हैं जिन पर आपकी इच्छा है वैसे लिए जाते हैं। तो वहां पर भी ये दो प्रकार है, अनिवार्य एवं ऐच्छिक। तो लोक निर्णय कितने प्रकार का है? दो प्रकार, अनिवार्य एवं ऐच्छिक। दूसरा इसमें आता है आरंभ। आरंभ का अर्थ है कि लोक निर्णय जनता को निषेधाधिकार प्रदान है, निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है कि वे अगर जनता राय दे देती है तो वो कानून लागू हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। आरंभक जनता को वो अधिकार है जिस पर जनता कानून का ढांचा या प्रारूप तैयार करती है, अर्थात जनता को ही कानून का प्रारूप तैयार करने की जो शक्ति प्रदान की गई है उसे क्या कहते हैं? आरंभ। क्या कहते हैं? आरंभ। आरंभ दो प्रकार का। आरंभ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला है सविन्यासित आरंभ। कौन सा है? सविन्यासित आरंभ। और दूसरा अविन्यासित आरंभ। सविन्यासित आरंभ का मतलब है कि जनता
कानून का पूरा प्रारूप तैयार करके व्यवस्थापिका को देती या सरकार को देती। जनता स्वयं कानून का पूरा प्रारूप तैयार करके सरकार को प्रदान करती, फिर सरकार उस प्रारूप के आधार पर कानून बनाकर फिर जनमत संग्रह के लिए रखती। तो ऐसे आरंभ को हम क्या कहते हैं? जब जनता पूरा प्रारूप कानून का बना कर देती है उसको क्या कहते हैं? सविधासिक आरंभ। कौन सा कहते हैं? सविधासिक आरंभ। और अविधासिक आरंभ में यह होता है कि जब जनता कुछ सिद्धांत जारी करती है, जनता क्या करती है? कुछ सिद्धांत सरकार को या व्यवस्थापिका को प्रदान करती है कि सरकार इन सिद्धांतों के आधार पर कानूनों का निर्माण करेगी। कानूनों का निर्माण किसके आधार पर करेगी? सिद्धांतों के आधार पर। वे सिद्धांत कौन देती है? जनता। कौन प्रदान करती है? जनता। तो इस प्रकार आरंभ दो प्रकार के होते हैं, सविधासिक आरंभ और अविधासिक आरंभ। अब इनका महत्व क्या है? देखिए, संविधान संशोधन भी किससे होता है? लोक निर्णय से। अगर कोई कानून बनाया जाएगा वो भी लोक निर्णय, जनमत संग्रह से। अगर कोई दूसरे राष्ट्रीय संधि और समझौता किया जाएगा लोक निर्णय से। और राष्ट्र में कोई विशेष योजना की जाएगी, किससे की जाएगी? लोक निर्णय से। संधि समझौतों की पुष्टि लोक निर्णय से, जनता की राय से। किसी राष्ट्र के साथ संबंध बनाने में भी जनता की राय ली जाए। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ राज्य है, स्विट्जरलैंड एक तटस्थ राज्य है, तो उसने अस्थायी तटस्थता अपनाई है। इसमें भी वहाँ ये विषय भी इन्होंने लोक निर्णय के माध्यम से ही अपनाया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी वहाँ पर विद्यमान है।